अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल के की पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो पहला वाला की पॉइंट है वो क्या है। देखो, बोहर ने क्या किया, बोहर ने ये कहा, रदरफोर्ड का कहना था कि हमारे पास न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करेगा। अब बोहर ने क्या किया, बोहर ने ये कहा, बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे ना, रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उन लोगों का इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो एक फिक्स्ड पाथ होता है, वो एक फिक्स्ड पाथ में रहते हैं। या एक फिक्स्ड पाथ मतलब एक रास्ता नहीं होता, मतलब उसका एक ख़ास रास्ता होगा। और वो क्या कह रहा था, जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये बस मोशन करेगा, चाहे वो ऐसे मूवमेंट करे या वो ऐसे मूवमेंट करे या वो ऐसे मूवमेंट करे। लेकिन बोहर का क्या कहना था, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक फिक्स्ड पाथ पे मोशन करेंगे और वो फिक्स्ड पाथ जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, या जो है उसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। और शेल उसको हम कहते हैं और ऑर्बिट हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने ऐसा किया कि बोहर ने सिंपली ये कहा कि हमारे पास एटम होगा और ऐसे एक रास्ता होगा और उसी रास्ते पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन एन एटम वो अपने ही एक पाथ के ऊपर चल रहे होते हैं, एक अपने ही मदार में या एक अपने ही रेडियस में चल रहे होते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, और ऑर्बिट भी उसको हम लोग कहते हैं। तो ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अपने एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर, अपनी इसकी अपनी एक हर इलेक्ट्रॉन का, या अगर इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर है तो उनका क्या होगा, एक अपना ही रास्ता होगा, उसके ऊपर वो मूव करेंगे। और रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बस रिवॉल्व करते हैं, उसने ये बात जो है वो स्किप की थी। और बोहर ने कहा कि जो द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus in their fixed path, in their fixed path, that is called, that is called shell और energy level और ऑर्बिट। ठीक है, उसको इसने कहा, यहाँ से जो फर्स्ट शेल के लिए जो लेटर यूज़ किया गया वो था के शेल। अब ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट शेल को के से क्यों डोनेट किया जाता है, के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि के से ही हम फर्स्ट शेल को डोनेट करते हैं, वो मैं आपको करा चुका हूँ। सेकंड शेल जो है वो एल शेल से हम डोनेट करते हैं, एल शेल से। थर्ड शेल जो होता है किसी भी एटम के अंदर के एल एम से डोनेट कर रहे होते हैं, और इस तरह आगे चलें। तो मैंने आपको डिटेल में ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि फर्स्ट शेल को के से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड शेल को एल से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड शेल को एम से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारा कुछ मैं आपको करा चुका हूँ। तो इस पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट जो की पॉइंट था बोहर का वो क्या था। फर्स्ट की पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ही एक फिक्स पाथ के अंदर जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, हम उसका समझते हैं। दूसरा क्या था बेटा, देखो सबसे आसान ये है, दूसरा जो हमारे पास था, दूसरा वो ये है। देखो सबसे पहले समझो बाद में लिखो। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये हमारे पास शेल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो देखो शेल के बीच में डिस्टेंस देखो और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस देखो। तो अगर मैं शेल की बात करूं, शेल जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी उसी शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं,
सो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी जो है। इस बात को समझो, अगर शेल बहुत ही दूर होगा न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, इलेक्ट्रॉन जितना ही न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जितना करीब में होगा उसकी एनर्जी इतनी कम होगी। देखो ये एक दूसरा जो है हमारे पास शेल है और ये हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखो, अब इसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी जो है, एस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, वो लेस है, वो कम है। अब इसकी जो एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी, ये वो ज़्यादा होगी, एनर्जी मोर होगी। यहाँ पे मोर का मतलब इतना ज़्यादा होगी। और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इस वाले की, तो इस वाले की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो लेस होगी, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन या शेल, दोनों आप ले सकते हैं, मैंने इधर इलेक्ट्रॉन भी ड्रा किया हुआ है, शेल भी ड्रा किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन या शेल दोनों अगर आप कंसिडर करिए, इलेक्ट्रॉन ले ले या शेल ले ले, अगर उनके बीच में से न्यूक्लियस के और इनके बीच में से एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा तो उसका एनर्जी कम होगा, उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। तो ये यहाँ से मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ शेल एंड इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, तो ये है कि अगर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी इतनी ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस क्या हो, प्रोटॉन न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके बीच में से डिस्टेंस कम होगा तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। सिंपल से ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रहा और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रहा, ये आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन रहा, तब इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस इसके और इसके बीच में से डिस्टेंस क्या है, वो कम है, तब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच में से वो डिस्टेंस ज़्यादा है, तब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। ठीक होगी। अब ये आपके पास सेकंड पॉइंट है बोहर का, तब इसको हम लिख लेते हैं। देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, the energy of electron or a shell is directly proportional to the distance between them and nucleus। दिम से क्या मतलब है, दिम से शेल और इलेक्ट्रॉन मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और शेल और न्यूक्लियस के बीच में अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा लिया है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, वो थर्ड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है,
तब मैक्सवेल थ्योरी जो है मैक्सवेल थ्योरी, उसने हमें क्या कहा था, उसने हमें ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे, एनर्जी को लॉस करते हैं और डिक्रीज करते हैं, ठीक है। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि ये बात जो है मैक्सवेल की गलत है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं इन देयर फिक्स्ड पाथ, सो वो क्या करते हैं, सो दे neither लॉस एनर्जी, ना तो वो एनर्जी को लॉस करते हैं नॉर गेन एनर्जी। तो हम मैक्सवेल थ्योरी हमें ये कहता था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को क्या करेगा, वो इमिट करेगा। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब ये अपने पाथ में होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन दियर शेल क्या करते हैं, व्हेन मूव करते हैं, व्हेन मूव, सो दे डू नॉट release energy nor absorb energy। बात क्लियर हो गई है। तो ये एनर्जी को ना कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, तब ये इसी अपने ही पाथ में चलता रहेगा। तो ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था। इस बात को समझो, मैक्सवेल थ्योरी ने जो कहा था थर्ड पोस्टुलेट में, बोहर ने उसको गलत कर दिया। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ना तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, ना ये एनर्जी को गेन करता है, जब तक ये अपने ही शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। बोहर का जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स when moving in their fixed part they neither release nor absorb energy, ठीक है। ये भी उसका थर्ड पॉइंट है, when electrons revolve in their fixed part so they neither loss energy nor gain energy, ठीक है। ये उसका क्या था, ये उसका थर्ड पॉइंट था। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ।